अरविंद मेहता ने उस सुबह समुद्र को बहुत देर तक देखा, जैसे लहरों में कोई पुराना हिसाब लिखा हो जिसे वह पढ़ नहीं पा रहा था। मालाबार हिल की ऊंचाई से अरब सागर चांदी की चादर जैसा चमक रहा था, पर उसके भीतर अजीब सी ठंड थी। मेहता हाउस के संगमरमर के फर्श पर नौकरों के कदम दबे दबे चलते थे। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स थीं और हर कमरे में ऐसी खामोशी पसरी थी जैसे धन ने आवाजों को भी खरीद कर कैद कर लिया हो। अरविंद ने अपनी चाय छुई भी नहीं। उसके सामने रखी अखबार की सुर्खियां व्यापार, चुनाव और शेयर बाजार की थीं, पर उसका ध्यान पिछली रात की छोटी सी चोरी पर अटका था। रसोई के चांदी के 2 कटोरे गायब थे। पूजा के कमरे से एक पुरानी चांदी की घंटी भी नहीं मिली थी। वस्तुओं की कीमत उसके लिए कुछ नहीं थी, पर चोरी का विचार उसे भीतर तक अपमानित कर देता था। उसे लगता था कि गरीब आदमी को रोटी दो तो वह नमक मांगेगा, नमक दो तो घर की चाबी। यह विचार उसने अनुभव समझकर पाल लिया था। घर में नए लोगों पर उसकी नजर हमेशा शिकारी पक्षी जैसी रहती थी। उसकी पत्नी नंदिनी के जाने के बाद विश्वास का आखिरी दीपक भी बुझ गया था। रिश्तेदार आते तो उसे वसीयत की गंध आती, दोस्त आते तो सौदे की, नौकर हंसते तो उसे फुसफुसाहट लगती, चुप रहते तो षड्यंत्र। वह अपनी तिजोरी की चाबी तक रात में तकिए के नीचे रखता, जैसे संसार की सारी बेईमानी उसी लोहे के डिब्बे पर टूट पड़ने वाली हो। पर उस दिन उसने निश्चय किया कि चाबी तकिए के नीचे नहीं रहेगी। सावित्री बाई को मेहता हाउस आए केवल 12 दिन हुए थे। वह राजस्थान के बाड़मेर के पास किसी सूखे गांव से आई थी, जहां धरती फटी एड़ियों जैसी दिखती थी और पानी किसी देवता की कृपा माना जाता था। उसके चेहरे पर धूप की कठोर रेखाएं थीं, पर आंखों में अजीब शांति थी। वह कम बोलती, काम साफ करती और हर सुबह दरवाजे की चौखट छूकर भीतर प्रवेश करती। अरविंद को उसका यह संस्कार बनावटी लगता था। उसे हर विनम्रता के पीछे कोई छिपी हुई जरूरत दिखाई देती थी। सावित्री की साड़ी हमेशा धुली होती, चाहे कितनी ही पुरानी क्यों न हो। उसके हाथों में चूड़ियां नहीं थीं, सिर्फ कलाई पर लाल धागा बंधा था। माथे पर हल्का सा सिंदूर वह अब भी लगाती थी। हालांकि उसके पति मोहन को गुजरे 4 वर्ष हो चुके थे। जब घर की दूसरी नौकरानियां हंसकर पूछती कि विधवा होकर सिंदूर क्यों, तो वह धीमे से कहती कि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, स्मृति से जीवित रहते हैं। यह सुनकर वे चुप हो जाती, पर मेहता हाउस में स्मृतियों की कीमत नहीं थी, वहां हिसाब किताब चलता था। उस सुबह अरविंद ने अपने अध्ययन कक्ष में जाकर तिजोरी खोली। लोहे का भारी दरवाजा खुलते ही भीतर नोटों की गड्डियां, सोने के कड़े, हीरे का हार और नंदिनी की पुरानी मखमली डिब्बी दिखाई दी। उसने सब कुछ वैसे ही खुला छोड़ दिया। एक क्षण के लिए उसके हाथ नंदिनी की डिब्बी पर ठहर गए, जिसमें उसके विवाह के समय की नथ और पायल रखी थी। वह चीजें बेच सकता था, बांट सकता था, दान कर सकता था, पर उनसे अलग नहीं हो पाता था। मृत प्रेम भी कभी कभी स्वामित्व बन जाता है। उसने कमरे के कोने में लगी छोटी कैमरा लाइट जांच ली। सब साफ दिख रहा था। मेज पर एक अधखुली फाइल रखी, कुर्सी पीछे खिसकाई और दरवाजा इस तरह बंद किया कि भीतर आने वाले को लगे मालिक जल्दबाजी में गया है। फिर वह पास के अतिथि कक्ष में चला गया, जहां स्क्रीन पर अध्ययन कक्ष का दृश्य दिख सकता था। यह खेल उसे उचित लगा। उसे लगा किसी इंसान की असली जाति उसके हाथ में आती हुई रकम के सामने खुलती है। वह भूल गया कि कई बार परीक्षा लेने वाला ही सबसे पहले नंगा होता है। नीचे रसोई में सावित्री ने पीतल के बर्तन मांजते हुए दीवार घड़ी की ओर देखा। अस्पताल से कल रात फोन आया था कि उसके बेटे गोपाल की जांच फिर करानी होगी। डॉक्टर ने कहा था कि दिल का छेद छोटा नहीं रहा, दवा से अब बात नहीं बनेगी। ऑपरेशन का खर्च सुनकर उसके भीतर जैसे कोई पुराना कुआं ढह गया था। उसने फोन कान से हटाया था, पर डॉक्टर की आवाज अब भी सिर में बज रही थी। पैसा जल्दी जुटाइए मांझी, देर बच्चे के लिए भारी पड़ेगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा।
गरीबी में दुख भी उधार नहीं मांगता, क्योंकि लोग सलाह बहुत देते हैं और पैसा कम। उसने सुबह हनुमान चालीसा के 2 दोहे मन ही मन दोहराए। बेटी मीरा के सिर पर हाथ फेरा और काम पर निकल आई। लोकल ट्रेन में भीड़ ने उसे धक्का दिया, पर वह भीतर से कहीं अधिक टूट रही थी। उसके कपड़े की थैली में अस्पताल की पर्ची थी, मोहन की पुरानी तस्वीर थी और एक छोटी सी तुलसी की माला थी, जिसे पकड़कर वह अपनी सांसें संभालती रहती थी। जब बटलर ने उससे कहा कि साहब का अध्ययन कक्ष साफ कर देना, तो वह क्षण भर ठिठकी। उस कमरे में जाने की मनाही नहीं थी, पर वहां की हवा ही अलग लगती थी। भारी पर्दे, चमड़े की कुर्सी, विदेशी शराब की गंध और लकड़ी की अलमारी में बंद फाइलें। सावित्री ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था। खिड़की से समुद्र की रोशनी फर्श पर गिर रही थी। उसने झाड़न उठाई और मेज साफ करने लगी। तभी उसकी नजर खुले हुए लोहे के दरवाजे पर पड़ी। तिजोरी खुली थी। भीतर रखे नोट ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी भूखे आदमी के सामने गरम रोटियां रख दी गई हों। सावित्री का हाथ हवा में रुक गया। उसके कानों में फिर डॉक्टर की आवाज गूंजी, फिर गोपाल की पतली सांस, फिर मीरा की वह बात कि मां, भैया ठीक हो जाएगा ना। उसने गर्दन मोड़कर दरवाजे की ओर देखा। गलियारा खाली था। भीतर नोट थे, बाहर जीवन की नंगी जरूरत। उस क्षण धर्म कोई बड़ा उपदेश नहीं था, बस कांपते हाथ और धड़कता सीना था। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने गांव का छोटा सा मंदिर याद आया, जहां उसकी मां कहा करती थी कि चोरी की रोटी पेट में नहीं, भाग्य में आग लगाती है। पर उसी स्मृति के साथ गोपाल का चेहरा उभरा। नीले पड़े होंठ, अस्पताल की सफेद चादर और वह बेचैन हाथ जो नींद में भी मां की उंगली ढूंढता रहता था। सावित्री ने सोचा, क्या बच्चे को बचाना पाप हो सकता है? फिर दूसरा विचार आया, क्या पाप से बचाया गया जीवन सचमुच बचता है? वह वहीं खड़ी रह गई। स्क्रीन के उस पार अरविंद की आंखें सिकुड़ गईं। उसे सावित्री के चेहरे पर संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। वह लगभग संतुष्ट हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसका संदेह सही निकलेगा। एक गरीब मां, बीमार बच्चा, खुली तिजोरी कहानी का अंत उसे पहले से पता था। उसने कुर्सी पर पीठ टिका ली और होंठों पर कठोर मुस्कान लाई। मनुष्य जब किसी को गिरते देखने के लिए तैयार बैठता है, तब वह अपने भीतर की करुणा को पहले ही मार चुका होता है। अरविंद को इसका ज्ञान नहीं था। सावित्री तिजोरी के पास गई। उसके पैर भारी थे। उसने भीतर झांका। नोटों की गड्डियों पर बैंक की पट्टियां बंधी थीं। एक तरफ गहनों के डिब्बे थे। मखमल के ऊपर रखी नथ को देखकर वह पल भर के लिए स्तब्ध हुई, क्योंकि वैसी ही नथ उसने अपनी शादी में पहनी थी, बस पीतल की। धन एक ही वस्तु को किसी के लिए आभूषण और किसी के लिए स्वप्न बना देता है। उसने हाथ बढ़ाया, पर नोटों की ओर नहीं, तिजोरी का दरवाजा पकड़ने के लिए, ताकि उसे बंद कर सके। दरवाजा इतना भारी था कि उसे जोर लगाना पड़ा। वह पूरी तरह बंद नहीं हुआ, क्योंकि चाबी लगी नहीं थी। उसने आसपास देखा। चाबी मेज पर पड़ी थी। सावित्री ने उसे उठाया। वही क्षण अरविंद को सबसे लंबा लगा। अब बस कलाई घूमेगी। नोट भीतर रहेंगे या बाहर आएंगे। सावित्री ने चाबी ताले में लगाई, तिजोरी बंद की, फिर चाबी को मेज पर रखे पीतल के गणेश जी के पास रख दिया। उसने दोनों हाथ जोड़कर धीमे से कहा, प्रभु, जिसके घर का है उसके घर में रहे। अरविंद की मुस्कान सूख गई। उसने सोचा था वह राहत महसूस करेगा, पर भीतर कोई विचित्र चुभन हुई। सावित्री ने चोरी नहीं की थी, पर उसकी ईमानदारी ने अरविंद के संदेह को छोटा कर दिया था। वह स्क्रीन पर उसे देखता रहा। सावित्री अब भी तिजोरी के सामने खड़ी थी, जैसे अपने भीतर के तूफान से लौट रही हो। उसने आंचल से आंखें दबाईं, फिर झट से मेज साफ करने लगी। गरीबी में आंसू भी जल्दी पोंछने पड़ते हैं, क्योंकि काम रुकने पर मजदूरी कटती है। काम करते हुए उसकी झाड़न फाइल से टकराई और एक पुराना लिफाफा नीचे गिर पड़ा। लिफाफे का कोना खुला था। सावित्री ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया, पर भीतर से एक तस्वीर फिसलकर फर्श पर आ गई।
वह तस्वीर पुरानी थी, किनारे पीले पड़ चुके थे। उसमें एक जवान ड्राइवर वर्दी में खड़ा था, उसके पास एक युवा अरविंद और बीच में मुस्कुराती नंदिनी। सावित्री का शरीर एकदम ठंडा हो गया। ड्राइवर का चेहरा मोहन का था, उसका मोहन, उसके बच्चों का पिता, उसके जीवन का मौन दुख। तस्वीर उसके हाथ में कांपने लगी। इतने वर्षों तक मोहन ने मुंबई के दिनों के बारे में बहुत कम कहा था। वह बस इतना बताता कि बड़े घरों की छाया लंबी होती है, उसमें छोटे आदमी का नाम खो जाता है। सावित्री ने कभी ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि गरीब स्त्रियां अपने पति के घावों को कुरेदने से डरती हैं। अब वही घाव मेहता हाउस के संगमरमर पर पड़ा था, तस्वीर बनकर। उसने तस्वीर को आंखों के पास लाकर देखा। मोहन की आंखों में वही सरलता थी, वही संकोची मुस्कान, पर पीछे खड़ा वैभव अनजाना था। स्क्रीन के सामने बैठे अरविंद ने अचानक आगे झुककर देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह तस्वीर उस लिफाफे में कैसे रह गई थी, वह वर्षों से उसे खोलना नहीं चाहता था। नंदिनी की मृत्यु के बाद उसने बहुत सी वस्तुएं तिजोरी में बंद कर दी थीं, पर बंद चीजें मिटती नहीं, केवल प्रतीक्षा करती हैं। सावित्री के हाथ में मोहन की तस्वीर देखकर उसके भीतर पुराना भय उठ खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे अतीत ने किसी गरीब औरत का वेश धारण कर उसके घर की दहलीज पार कर ली हो। सावित्री ने जल्दी से तस्वीर लिफाफे में रखनी चाहिए, पर उसकी उंगलियां साथ नहीं दे रही थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा, मानो दीवारें भी उसे देख रही हों। उसे लगा उसने कोई चोरी नहीं की, फिर भी किसी रहस्य में पकड़ी गई है। उसने तस्वीर वापस लिफाफे में डाल दी, फाइल को ठीक किया और सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल आई। उसके कदम पहले से अधिक धीमे थे। वह नोटों से नहीं डरी थी, पर तस्वीर ने उसका साहस छीन लिया था। कुछ प्रश्न भूख से भी बड़े होते हैं। गलियारे में आते ही उसकी भेंट रोहन मेहता से हुई। वह देर से उठा था, आंखें लाल थीं और शर्ट का कॉलर खुला हुआ। उसके शरीर से महंगे इत्र और रात की शराब की मिली जुली गंध आ रही थी। उसने सावित्री को देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, इतनी घबराई क्यों हो? बाई साहब ने डांट दिया। क्या? सावित्री ने सिर झुकाकर कहा। नहीं बाबूजी। रोहन की हंसी में दया नहीं थी, केवल ऊब थी। वह उन लोगों में था जो दुख देखकर मनोरंजन खोजते हैं। सावित्री नीचे उतर गई, पर उसका मन अध्ययन कक्ष में रह गया। मोहन और अरविंद एक ही तस्वीर में। कैसे उसने तो सोचा था मोहन किसी कपड़ा मिल के मालिक की गाड़ी चलाता था, फिर अचानक गांव लौट आया था। उस लौटने के बाद उसकी आंखों में हमेशा एक छाया रहती थी। वह रात को नींद में कभी कभी मैं दोषी नहीं था, बुदबुदाता था। सावित्री ने समझा था बीमारी की थकान है, पर अब उसे लगा कि कोई कहानी अधूरी छोड़ दी गई थी। अधूरी कहानियां विधवाओं को चैन से जीने नहीं देती। दोपहर तक अरविंद ने उसे बुलाया नहीं। वह अपने कमरे में बैठा रहा और स्क्रीन की रिकॉर्डिंग बार बार देखता रहा। सावित्री ने नोट नहीं लिए, यह तथ्य साफ था, पर उसने तस्वीर देखी थी, यह बात उससे भी साफ थी। अरविंद के भीतर अजीब द्वंद्व उठा। वह सावित्री ने किस तरीके से हो गई, उसे ईमानदार माने या खतरा। मनुष्य का अहंकार अक्सर सत्य को भी अपने भय की भाषा में पढ़ता है। उसे लगा सावित्री की गरीबी से अधिक खतरनाक उसका अतीत से जुड़ना है। धन वर्तमान खरीद सकता है, पर अतीत को चुप कराना कठिन है। शाम को जब सावित्री जाने लगी, आकाश पर काले बादल जमा हो चुके थे। मुंबई की बारिश ऐसी आती है जैसे समुद्र शहर से अपना उधार मांगने निकल पड़ा हो। उसने गेट के पास खड़े होकर अपनी पुरानी चप्पल ठीक की। सुरक्षा गार्ड ने उसे वैसे ही देखा जैसे बड़े घरों के गार्ड छोटे लोगों को देखते हैं, मानो वे भीतर से कुछ चुराकर ही निकलते हों। सावित्री ने थैली सीने से लगा ली। उसमें कुछ नहीं था, फिर भी उसे लगा जैसे मोहन की तस्वीर उसकी स्मृति में रखी होने के कारण वह अपराधी हो गई है। लोकल ट्रेन में भीड़ थी। बारिश की बूंदें खुले दरवाजे से भीतर आ रही थीं। सावित्री ने लोहे की छड़ पकड़ी और आंखें मूंद लीं। उसके मन में गोपाल की बीमारी, मीरा की फीस, किराए का बकाया और अब मोहन का छिपा हुआ अतीत
एक साथ घूम रहे थे। किसी ने उसके पैर पर पैर रख दिया, किसी ने कोहनी मारी, पर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे बस वह तस्वीर दिख रही थी। क्या मोहन ने उससे झूठ कहा था, या वह उसे किसी बड़े दुख से बचा रहा था? उधर मेहता हाउस में रात उतरते ही रोहन अपने पिता के अध्ययन कक्ष में आ गया। उसने मेज पर रखी चाबी देखी और मुस्कुराया। पापा, आजकल तिजोरी खुली छोड़ने लगे या किसी पुरानी हिंदी फिल्म का दृश्य रच रहे थे? अरविंद ने उसे कठोर नजर से देखा। रोहन ने हंसते हुए कहा कि गरीबों की ईमानदारी जांचने वाले अमीर हमेशा खुद को भगवान समझते हैं। यह वाक्य अरविंद को चुभा, क्योंकि वह बेटे की अवज्ञा से अधिक उसकी सच्चाई से डरता था। पिता पुत्र के बीच मौन फिर दीवार बनकर खड़ा हो गया। रोहन कमरे से चला गया, पर उसके जाते ही अरविंद ने तिजोरी फिर खोली, लिफाफा हाथ में लिया, तस्वीर बाहर निकाली। मोहन का चेहरा जैसे वर्षों बाद जीवित होकर उसे देख रहा था। उसे वह रात याद आई जब बारिश इसी तरह बरस रही थी। कार की हेडलाइट्स धुंध में डूब गई थीं। नंदिनी चीखी थी और किसी ने कहा था कि ड्राइवर ने गलती की। उस रात के बाद बहुत कुछ दबा दिया गया था, पैसे से, वकीलों से, रिश्तों से और अंततः चुप्पी से। पर कर्म चुप्पी से नहीं डरता। अरविंद ने तस्वीर वापस रख दी और तिजोरी बंद कर दी। पर इस बार उसे लगा कि बंद होने की आवाज भीतर से आई है। वह अपने विशाल कमरे में गया, जहां नंदिनी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उसने पहली बार कई वर्षों बाद उससे आंख मिलाने की कोशिश की। तस्वीर में नंदिनी मुस्कुरा रही थी, पर अरविंद को लगा वह पूछ रही है कि तुमने आज किसकी परीक्षा ली और किसमें असफल हुए। उसने पर्दे खींच दिए। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। शहर धुल रहा था, पर कुछ दाग पानी से नहीं धुलते। रात के अंतिम पहर सावित्री अपनी झुग्गी में पहुंची। मीरा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी गोपाल को पंखा कर रही थी। कमरे की छत से पानी टपक रहा था, पर दोनों बच्चों ने मां को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। सावित्री ने भी मुस्कुराहट ओढ़ ली। उसने भीगे आंचल से गोपाल का माथा पोंछा और पूछा कि दवा ली या नहीं। बच्चा बोला, मां, भगवान बड़े लोगों के घर में रहता है, क्या वहां पैसा बहुत होता होगा? सावित्री की आंखें भर आईं, पर उसने कहा, भगवान वहां रहता है जहां मन साफ हो। बेटा, उस रात सावित्री सो नहीं सकी। बाहर रेलगाड़ी की आवाज आती रही, भीतर गोपाल की खांसी। उसने मोहन की पुरानी तस्वीर निकाली, वही जो उसकी थैली में रहती थी। उसमें मोहन साधारण कुर्ते में था, चेहरे पर थकान और प्रेम साथ साथ। उसने फुसफुसाकर पूछा, तुम मेहता साहब को कैसे जानते थे? मोहन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कोई उत्तर नहीं आया। सिर्फ बारिश की बूंदें टीन की छत पर पड़ती रहीं। कभी कभी मृत लोग सच इसलिए नहीं बताते क्योंकि जीवित लोग उसे सहने के लिए अभी तैयार नहीं होते। सुबह होने से पहले सावित्री ने एक निर्णय लिया। वह अगले दिन भी मेहता हाउस जाएगी। वह भागेगी नहीं। उसने चोरी नहीं की थी, शर्म की कोई बात नहीं थी, पर वह मोहन की तस्वीर का रहस्य जानकर रहेगी, चाहे सामने मालिक हो या उसका क्रोध। उसके भीतर भय था, पर भय के नीचे एक गहरी निष्ठा थी, पति की स्मृति के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति और अपने उस आत्मसम्मान के प्रति जिसे गरीबी ने कई बार झुकाया था, तोड़ा नहीं। उसने तुलसी की माला उठाई और मन ही मन कहा, जो सत्य है वही मेरा सहारा है। उसी समय मेहता हाउस में अरविंद ने रात भर जागने के बाद नौकरों की सूची मंगवाई। उसकी उंगली सावित्री के नाम पर ठहर गई। वह उसे निकाल सकता था, पुलिस बुला सकता था या चुपचाप निगरानी बढ़ा सकता था, पर उसके भीतर कुछ और चल रहा था। जिस स्त्री ने उसकी तिजोरी से धन नहीं लिया, उसने अनजाने में उसका बंद इतिहास छू लिया था। उसने नौकर को आदेश दिया कि सावित्री आते ही उसे अध्ययन कक्ष में भेजा जाए। यह अब एक साधारण परीक्षा नहीं रही थी, यह उस घर के कर्मों का पहला दरवाजा था। सावित्री अगले दिन मेहता हाउस पहुंची तो उसके भीतर रात की जागी हुई थकान थी, पर कदमों में एक अनकहा संकल्प भी था। बारिश रुक चुकी थी,
फिर भी हवा में गीली मिट्टी और समुद्र की नमकीन गंध घुली थी। बंगले के बाहर चमकती कारों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह अटकी थीं और गेट पर खड़ा पहरेदार उसे सिर से पांव तक देखकर भीतर जाने देता रहा। वह जानती थी कि इस घर में उसकी पहचान उसके नाम से कम और उसकी हैसियत से अधिक है। फिर भी आज वह झुकी नहीं। मुख्य बरामदे में प्रवेश करते ही पुरानी संगमरमर की सीढ़ियां उसके सामने खड़ी थीं। उन्हें साफ करने के लिए वह कई बार झुकी थी, पर आज उन पर चढ़ते हुए उसे लगा जैसे हर पायदान उसके अतीत की ओर जाता है। बटलर ने धीमी आवाज में कहा, साहब ने आते ही अध्ययन कक्ष में बुलाया है। सावित्री के हाथ में पकड़ी कपड़े की थैली थोड़ी कस गई। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया। मनुष्य जब सत्य के साथ जाता है तब भी उसका शरीर झूठे आरोप के भय से कांपता है। अध्ययन कक्ष का दरवाजा आधा खुला था। भीतर अरविंद मेहता कुर्सी पर बैठे थे। सामने मेज पर वही लिफाफा रखा था। खिड़की से आती रोशनी उनके चेहरे की झुर्रियों को और गहरा दिखा रही थी। सावित्री ने दहलीज पर खड़े होकर नमस्ते किया। अरविंद ने उसे बैठने को नहीं कहा। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे चेहरा पढ़कर वंशावली निकाल लेना चाहता हो। फिर उसने लिफाफे पर उंगली रखी और पूछा, कल तुमने यह तस्वीर देखी थी? आवाज में आरोप कम था, पर भरोसा भी नहीं। सावित्री ने झूठ बोलने का विचार तक नहीं किया। उसने सिर झुकाकर कहा, हां साहब, गलती से नीचे गिर गई थी, मैंने वापस रख दी। अरविंद की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। तुम इस आदमी को पहचानती हो? उसने तस्वीर बाहर निकालकर मेज पर सरका दी। सावित्री का गला सूख गया। मोहन का चेहरा सामने था, पर अब वह सिर्फ उसका पति नहीं लग रहा था। वह किसी अनजानी अदालत का गवाह लग रहा था। उसने धीमे से कहा, यह मेरे पति हैं, मोहनलाल। 4 बरस पहले उनका देहांत हो गया। अरविंद ने एक लंबी सांस ली, मगर उसमें शोक से अधिक असहजता थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पति यहां काम करते थे? सावित्री ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा। मुझे मालूम ही नहीं था कि वे आपके यहां काम करते थे। उन्होंने बस इतना कहा था कि मुंबई में बड़े लोगों की गाड़ी चलाते थे, फिर गांव लौट आए। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई। कमरे में एक मौन उतर आया। उस मौन में पैसे, बीमारी और छिपे हुए अपराधों की गंध थी। अरविंद ने दृष्टि तस्वीर से हटा ली। सावित्री के भीतर वर्षों से दबे प्रश्न जाग रहे थे। वह जानती थी कि मालिक से प्रश्न करना नौकरानी की मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है, पर पत्नी की मर्यादा उससे बड़ी थी। उसने साहस बटोरा और बोली, साहब, अगर बुरा न माने तो बताइए, मेरे पति ने यहां से नौकरी क्यों छोड़ी थी? वे रातों में घबराकर उठ जाते थे, कहते थे, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं पूछती तो चुप हो जाते। अरविंद का चेहरा कठोर हो गया। उसने कुर्सी पर पीठ सीधी की, जैसे कोई पुराना दरवाजा भीतर से बंद कर रहा हो। पुरानी बातों से तुम्हें क्या मिलेगा? अरविंद ने कहा। सावित्री के चेहरे पर दुख की हल्की रेखा आई। मृत आदमी को न्याय नहीं मिल सकता साहब, पर उसकी पत्नी को सत्य मिल जाए तो जीवन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। यह वाक्य सुनकर अरविंद चिढ़ गया, क्योंकि सत्य शब्द उसे हमेशा असुविधाजनक लगता था। व्यापार में सत्य कागज पर लिखा जाता था, घर में वह तिजोरी में बंद रहता था। उसने तस्वीर वापस लिफाफे में रख दी और कहा, अपने काम पर जाओ और यह बात किसी से मत कहना। सावित्री ने सिर हिलाया, पर जाते जाते उसके कदम रुक गए। उसने धीमे से कहा, मैंने कल आपकी तिजोरी को छुआ था साहब, पर कुछ लिया नहीं। भगवान गवाह है, यदि आपने मुझे बुलाया इसी शंका से तो मेरा मन साफ है। अरविंद ने उसकी ओर देखा। उसे लगा जैसे यह स्त्री उसकी चाल समझ चुकी है। उसके भीतर क्षण भर के लिए लज्जा हुई, पर उसने उसे कठोरता से ढंग दिया। मैंने तुम पर कोई आरोप नहीं लगाया, उसने कहा। पर यह वाक्य दोनों को झूठ लगा, क्योंकि आरोप कभी कभी शब्दों के बिना भी खड़े रहते हैं। सावित्री कमरे से निकली
तो गलियारे में रोहन दीवार से टिककर खड़ा था। शायद वह कुछ सुन चुका था। उसके होंठों पर वही उपहास था, पर आंखों में इस बार जिज्ञासा भी थी। तो तुम्हारे पति हमारे पुराने ड्राइवर थे? उसने पूछा। सावित्री चौंकी, मगर चुप रही। रोहन ने सिगरेट का अधजला टुकड़ा ऐशट्रे में दबाया और बोला, इस घर के पुराने लोगों की कहानियां लंबी हैं बाई। कुछ मर जाते हैं, कुछ अमीर हो जाते हैं, और कुछ चुप रहना सीख लेते हैं। सावित्री ने उसकी बात का अर्थ समझा नहीं, पर उसका स्वर अच्छा नहीं लगा। रसोई में लौटकर उसने काम शुरू किया, पर हाथ अपने आप चलते रहे। मसालों की महक, बर्तनों की खनक, नौकरानियों की फुसफुसाहट सब दूर से आती हुई लग रही थी। उसकी स्मृति बार बार उस समय में लौटती जब मोहन गांव की चौपाल से दूर अकेला बैठता था। वह बच्चों से खूब प्रेम करता था, पर हंसी अचानक बीच में टूट जाती। किसी मेले में ढोल बजता तो वह चौंक जाता। किसी कार की तेज ब्रेक सुनता तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता। सावित्री तब समझती थी कि गरीबी आदमी को डरपोक बना देती है। अब उसे लग रहा था कि डर का कोई नाम था। दोपहर को भोजन परोसते समय कविता मेहता आई। वह अरविंद की छोटी बहन थी, पर घर में उसका बोलबाला किसी मालकिन से कम नहीं था। उसकी साड़ी रेशम की थी, गले में मोतियों की माला, और आवाज में मिठास के भीतर छिपा हुआ जहर। उसने सावित्री को ध्यान से देखा और पूछा, नई बाई, तुम्हारा नाम क्या है? सावित्री ने उत्तर दिया। कविता ने कहा, यहां काम करने वाले लोग अक्सर अपने बारे में आधी बातें बताते हैं। बाद में पता चलता है कि उनका कोई पुराना हिसाब निकला। सावित्री ने सिर झुकाए रखा, पर यह बात सीधे उसके सीने में लगी। कविता अरविंद के कमरे में गई तो दरवाजा बंद नहीं किया। उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी, भैया, मुझे यह औरत ठीक नहीं लगती। अगर उसके पति का संबंध इस घर से रहा है तो सावधान रहना चाहिए। आजकल लोग पुराने कागज निकालकर पैसे मांगते हैं, मीडिया में जाते हैं, अदालत जाते हैं। गरीब आदमी भूखा हो तो बेचारा है, पर भूखा आदमी जब अतीत जानता हो तो खतरा है। अरविंद ने कुछ धीमे स्वर में कहा, जो साफा सुनाई नहीं दिया। सावित्री ने घी का डिब्बा बंद किया और भीतर उठती अपमान की आग को निगल लिया। उसी समय उसके पुराने गांव की स्मृति खुली। मोहन बरसात की एक रात घर लौटा था, पूरी तरह भीगा हुआ, हाथ में सिर्फ एक छोटा बैग। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जैसे वह लंबी यात्रा से नहीं, किसी न्यायालय से लौटा हो। उसने कहा था कि अब मुंबई नहीं जाना। सावित्री ने पूछा था, क्यों? तो उसने बस इतना कहा था कि बड़े घरों की रोटी में नमक कम और एहसान ज्यादा होता है। फिर उसने उस रात बहुत देर तक बच्चों को देखा था, जैसे उन्हें खो देने के भय से भर गया हो। अगले दिन से वह खेतिहर मजदूरी करने लगा था। गांव की सूखी धरती ने उसे अधिक दिन नहीं बचाया। पहले खांसी आई, फिर बुखार, फिर डॉक्टर ने कहा कि फेफड़ों में बीमारी बैठ गई है। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मोहन ने कभी मेहता हाउस का नाम नहीं लिया, कभी किसी से मदद नहीं मांगी। मरने से कुछ दिन पहले उसने सावित्री का हाथ पकड़कर कहा था, मेरे बच्चों को झूठ से दूर रखना। मैं सब कुछ नहीं बता पाया, पर तू अपने मन को मत बेचना। उस समय सावित्री ने सोचा था कि बीमारी आदमी को उलझी बातें कहलवा देती है। आज वे शब्द भविष्यवाणी लग रहे थे। शाम को काम समाप्त होने पर सावित्री ने हिम्मत करके पुराने माली गोविंद काका से पूछा, काका, क्या आप मोहनलाल नाम के ड्राइवर को जानते थे? गोविंद काका ने पानी की नली बंद कर दी। उनकी झुकी कमर जैसे अचानक और झुक गई। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर धीमे से बोले, बेटी, यहां पुराने नाम मत लिया कर। कुछ नामों के साथ दुर्घटनाएं चलती हैं। सावित्री का दिल धक से रह गया। वे मेरे पति थे, उसने कहा। बूढ़े की आंखों में दया तैर गई, पर डर उससे बड़ा था। उसने बस इतना कहा, तेरा पति बुरा आदमी नहीं था। सावित्री ने पूछा, फिर क्या हुआ था? गोविंद काका ने उत्तर देने से पहले आकाश की ओर देखा, जैसे वहां से अनुमति मांग रहे हों। बहुत साल पहले
एक रात मेम साहब की कार का हादसा हुआ था। सबने कहा ड्राइवर की गलती थी। उसके बाद मोहन चला गया। पर बेटी, आंखों से देखी बात भी कभी कभी पेट में दबानी पड़ती है, क्योंकि रोटी गले से उसी घर की उतरती है। यह कहकर वह चले गए। सावित्री वहीं खड़ी रह गई। उसके सामने अचानक मोहन का चेहरा नहीं, उसकी चुप्पी खड़ी थी। चुप्पी भी कभी कभी चीख से अधिक भारी होती है। घर लौटते समय उसने रास्ते में मंदिर पर रुककर दिया जलाया। पंडित हरिनारायण ने उसे देखा तो पूछा, बेटी, आज मन पर बहुत बोझ है। सावित्री ने सब कुछ नहीं बताया, पर इतना कहा कि उसे अपने मृत पति के बारे में ऐसी बात पता चली है जिसने उसकी नींद छीन ली है। पंडित जी ने दीपक की लौ देखते हुए कहा, कर्म का फल केवल दंड नहीं होता, कभी कभी सत्य के रूप में लौटता है। पर सत्य को उठाने के लिए हृदय बड़ा चाहिए। क्रोध से खोजोगी तो जलोगी, करुणा से खोजोगी तो समझ पाओगी। सावित्री ने पूछा, पर यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया हो तो करुणा कैसे रखूं? पंडित जी ने उत्तर दिया, करुणा का अर्थ अन्याय को क्षमा कर देना नहीं है। करुणा का अर्थ है कि तू स्वयं अन्यायी न बन जाए। अपने पति का सत्य खोज, पर अपने मन को वैसा मत होने दे जैसा उन लोगों का मन था जिन्होंने उसे अकेला छोड़ा। इन शब्दों ने उसे थोड़ी शांति दी, पर शांति के नीचे प्रश्न अब भी जल रहा था। उसने गोपाल के लिए प्रसाद लिया और झुग्गी की ओर लौट गई। झुग्गी में मीरा मिट्टी के तेल वाले दीपक के नीचे पड़ रही थी। गोपाल सोया था, पर उसकी सांसें तेज थीं। सावित्री ने उसके पास बैठकर बालों में हाथ फेरा। मीरा ने पूछा, मां, तुम आज बहुत चुप हो। साहब ने कुछ कहा। सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटी, बस काम ज्यादा था। मीरा ने किताब बंद कर दी और बोली, तुम झूठ नहीं बोल पाती। मां, तुम्हारी आंखें पहले बता देती हैं। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। वह बेटी को उस अंधेरे से दूर रखना चाहती थी जो अब उसके पीछे पीछे घर तक आ गया था। रात में उसने मोहन की थैली खोजी, जिसे वर्षों से बक्से के नीचे रखा था। उसमें कुछ पुराने कागज, ड्राइविंग लाइसेंस की फी की प्रति, बच्चों के जन्म के समय के अस्पताल बिल और एक मुड़ा हुआ बस टिकट था। टिकट मुंबई से जोधपुर का था, उसी वर्ष का जब मोहन अचानक गांव लौटा था। कागजों के बीच एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी था, जिस पर नंदिनी नाम की कढ़ाई थी। सावित्री ने उसे हथेली पर रखा। वह किसी रूमाल का हिस्सा रहा होगा। एक अमीर स्त्री का नाम उसके गरीब घर के बक्से में कैसे आया? सावित्री ने पूरी रात वह टुकड़ा हाथ में लिए बिताई। उसे नंदिनी से ईर्ष्या नहीं हुई, बल्कि अजीब दया हुई। तस्वीर में वह स्त्री बहुत सुंदर और कोमल दिखती थी, जैसे बड़े घर की खिड़की में रखा फूल, जिसे धूप भी मापकर मिलती हो। यदि दुर्घटना में उसी को चोट लगी थी, तो मोहन क्यों अपराधी कहलाया? क्या उसने सचमुच गाड़ी गलत चलाई थी या किसी को बचाने के लिए दोष अपने सिर ले लिया था? सावित्री जानती थी, मोहन ऐसा कर सकता था। गरीब आदमी के पास देने को प्राण और इज्जत ही तो होती है। अगले दिन मेहता हाउस में वातावरण बदला हुआ था। अरविंद ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसकी निगाहें अधिक सतर्क थीं। कविता बार बार नौकरों पर नजर रखती, जैसे घर युद्ध भूमि हो। रोहन देर से लौटा और सीधे अध्ययन कक्ष में गया। सावित्री फूलदान साफ कर रही थी। तभी उसने पिता पुत्र की ऊंची आवाजें सुनी। रोहन कह रहा था, आप गरीबों को चोर समझते हैं, पर इस घर में जो सबसे बड़ा चोर है, वह शायद वसीयत और यादों के बीच बैठा है। अरविंद गर्जा, अपनी सीमा में रहो। पर रोहन की हंसी टूटे कांच जैसी थी। सावित्री वहां से हट गई, पर रोहन के शब्द उसके मन में अटक गए। क्या उसे अपने पिता से घृणा थी? क्या वह भी उस दुर्घटना के बारे में जानता था? उसी शाम उसने देखा कि रोहन फोन पर किसी से पैसों की बात कर रहा है। उसकी आवाज में घबराहट थी और वह बार बार कह रहा था कि 2 दिन में इंतजाम हो जाएगा। सावित्री ने आंखें फेर लीं। उसे दूसरों के रहस्य सुनना अच्छा नहीं लगता था,
पर बड़े घरों में रहस्य दीवारों से भी टपकते हैं। उन्हें अनसुना करना हमेशा संभव नहीं होता। तीसरे दिन जब वह अध्ययन कक्ष में गई, तिजोरी बंद थी, पर मेज पर वही पीतल का गणेश जी रखा था जिसके पास उसने चाबी छोड़ी थी। उसे देखकर उसका मन कांप गया। उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना कहा कि उसे सही रास्ता दिखे। तभी दरवाजे पर अरविंद आ खड़ा हुआ। उसने पूछा, तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? सावित्री चौंकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसके बच्चे के बारे में पूछेगा। उसने कहा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है साहब, पर भगवान बड़ा है। अरविंद ने जेब से चेकबुक निकाली, फिर रुक गया। वह चेक लिख सकता था। उसके लिए यह छोटी राशि होती, पर उसे डर था कि मदद देना स्वीकारोक्ति जैसा लगेगा, या सावित्री इसे अपने प्रश्नों का मूल्य समझेगी। धन देने वाला अक्सर यह भूल जाता है कि लेने वाले की आत्मा भी होती है। अरविंद ने चेकबुक बंद कर दी। तुम्हें एडवांस चाहिए तो अकाउंटेंट से कह सकती हो, उसने औपचारिक स्वर में कहा। सावित्री ने सिर झुकाया। धन्यवाद साहब, जितना वेतन है उतना ही ठीक है। कर्ज लेकर भी इलाज करा लूंगी, पर बिना हिसाब का पैसा नहीं लूंगी। यह सुनकर अरविंद फिर असहज हो गया। उस रात अरविंद ने नंदिनी की पुरानी डायरी निकाली। वर्षों से उसने उसे नहीं खोला था। पन्नों में हल्की चंदन की गंध अब भी बची थी। एक पृष्ठ पर नंदिनी ने लिखा था कि मोहन भला आदमी है और घर के कुछ लोगों की कठोरता उसे दुख देती है। अरविंद ने पन्ना तुरंत बंद कर दिया। उसे लगा जैसे नंदिनी की लिखावट ने मृत होकर भी किसी जीवित के पक्ष में गवाही दी है। खिड़की के बाहर शहर चमक रहा था, पर उसके भीतर अंधेरा जमा हो रहा था। आदमी सबसे अधिक उसी सत्य से डरता है जो कभी उसके प्रिय की आवाज में लौटे। इसी बीच कविता ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने अकाउंटेंट को बुलाकर पूछा कि तिजोरी के कागज कौन कौन छूता है। उसने नौकरों में यह बात फैलाई कि नई बाई पुराने मालिकों के बारे में पूछताछ करती फिर रही है। धीरे धीरे फुसफुसाहटें सावित्री तक पहुंची। कोई कहता वह तांत्रिक है, कोई कहता मुआवजा मांगने आई है, कोई कहता उसके पति ने कभी चोरी की थी। सावित्री यह सब सुनती और चुप रहती, पर भीतर एक गांठ बनती गई। अपमान गरीब की देह पर नहीं, उसकी आत्मा पर जमा होता है और धीरे धीरे सांस रोकने लगता है। एक शाम काम से लौटते समय गोविंद काका ने उसे फिर रोका। उनके हाथ में पुरानी चाबी थी जो शायद किसी स्टोर रूम की थी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं पूरा सच नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि हादसे वाली रात कार मोहन नहीं चला रहा था जब बंगले से निकली थी। बाद में कागजों में नाम उसका आया। मैंने अपनी आंखों से किसी और को ड्राइविंग सीट पर देखा था, पर मैं गरीब था, बच्चे छोटे थे। नौकरी चली जाती तो भूख मार देती। उनकी आंखों से पानी बह निकला। हम सब ने तेरे मोहन को अकेला छोड़ दिया। सावित्री का सिर घूम गया। उसने दीवार पकड़ ली। उसे लगा जैसे संसार की सारी आवाजें दूर चली गईं। यदि मोहन निर्दोष था तो उसने दोष क्यों लिया? किसके लिए, किस भय से? और उस दोष ने उसके जीवन से क्या क्या छीन लिया? नौकरी, सम्मान, स्वास्थ्य, शायद समय से पहले मृत्यु भी। फिर भी आश्चर्य यह था कि उसके भीतर बदले की आग से पहले शोक उठा। मोहन ने कितना अकेला दुख जिया होगा, वह पति जिसे उसने कई बार कमजोर समझा, शायद किसी और के अपराध का भार ढोते ढोते टूट गया था। उस रात सावित्री ने पहली बार रोकर प्रार्थना की। उसने भगवान से पैसा नहीं मांगा, न्याय भी नहीं मांगा। उसने कहा, मुझे इतना बल दो कि मैं सत्य जान सकूं और टूटू नहीं। मीरा उसके पास आकर बैठ गई और मां का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटी ने कुछ नहीं पूछा। कभी कभी बच्चों में वह करुणा होती है जो बड़े बड़े पंडितों के शास्त्रों में भी नहीं मिलती। गोपाल नींद में खांस रहा था। बाहर से रेलगाड़ी गुजरी। भीतर सावित्री का जीवन किसी नए मोड़ की ओर चल पड़ा था। अगली सुबह मेहता हाउस में पूजा थी। नवरात्रि का पहला दिन था और घर में देवी की मूर्ति सजाई गई थी। फूल,
धूप, शंख, मंत्र सब कुछ भव्य था। कविता ने महंगी साड़ी पहनकर आरती की थाली उठाई। अरविंद ने यंत्रवत हाथ जोड़े। रोहन पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। सावित्री ने दूर से देखा। उसे लगा देवी के सामने सब बराबर खड़े हैं। पर पूजा समाप्त होते ही दुनिया फिर ऊंच नीच में बढ़ जाएगी। उसने चुपचाप फर्श पर गिरे फूल उठाए और मन ही मन मोहन की आत्मा के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद अरविंद ने उसे फिर बुलाया। इस बार मेज पर केवल तस्वीर नहीं, नंदिनी की डायरी भी थी। उसके चेहरे पर रातों की जागी थकान थी। उसने कहा, तुम्हारे पति के बारे में कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अभी नहीं कहना चाहता, पर तुम यह समझ लो कि वह बेईमान नहीं था। सावित्री की आंखें भर आईं। इतने वर्षों बाद किसी बड़े आदमी के मुंह से यह सुनना उसके लिए वरदान जैसा था। पर अधूरा वरदान। उसने पूछा, फिर उनके नाम पर दाग क्यों लगा? साहब अरविंद ने उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने ही अपराध की दिशा दिखा दी। सावित्री ने आंसू पोंछे और बोली, मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगी, मैं आपसे बदला भी नहीं मांगूंगी, पर एक दिन आप मेरे बच्चों की आंखों में देखकर कहेंगे कि उनके पिता चोर या अपराधी नहीं थे। बस इतना न्याय चाहिए। यह कहकर वह बाहर चली गई। अरविंद लंबे समय तक कुर्सी पर बैठा रहा। उसे पहली बार लगा कि धन से खरीदी गई चुप्पी बहुत महंगी पड़ती है। जिस स्त्री को उसने तिजोरी खुली छोड़कर परखा था, वही अब उसके जीवन की बंद तिजोरी के सामने खड़ी थी और चाबी उसके अपने कांपते हाथों में थी। सावित्री ने तीसरे दिन भोर से पहले आंख खोल दी, जबकि रात भर उसकी देह बिस्तर पर थी और मन मेहता हाउस के बंद कमरों में भटकता रहा था। टीन की छत से टपकती आखिरी बूंदें अब थम चुकी थीं, पर कमरे में सीलन की गंध फैली थी। गोपाल करवट बदलते हुए खांसा तो वह तुरंत उठ बैठी और उसके सीने पर हाथ रखकर सांसों की चाल सुनने लगी। मां का कान डॉक्टर की मशीन नहीं होता, फिर भी वह बच्चे के भीतर की हर टूटन पहचान लेता है। उसे लगा समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। मीरा झाग गई और बिना कुछ कहे पानी गर्म करने लगी। 12 वर्ष की बच्ची के हाथों में बचपन से अधिक जिम्मेदारी थी। उसने मां की ओर देखा और पूछा, आज फिर उस बड़े घर में जाओगी? सावित्री ने हां में सिर हिलाया। मीरा ने धीरे से कहा, मां, जिन लोगों ने बाबूजी को रुलाया, उनके घर क्यों जाना? सावित्री ने बेटी के बाल संवारे और बोली, क्योंकि सत्य वहीं छिपा है। बेटी, भागने से दुख पीछा नहीं छोड़ता। कभी कभी उसी दरवाजे पर लौटना पड़ता है जहां से अपमान मिला था, ताकि आत्मा को उत्तर मिल सके। रास्ते भर सावित्री को मोहन की आखिरी रात याद आती रही। बाड़मेर के उस छोटे से घर में आंधी चल रही थी। मिट्टी खिड़कियों से भीतर घुस रही थी और मोहन ने कांपते हाथ से उसकी हथेली पकड़ी थी। उसकी आवाज तब तक बहुत पतली हो चुकी थी, पर शब्दों में अजीब वजन था। उसने कहा था, सावित्री, अगर कभी मुंबई का कोई पुराना नाम लौट आए तो डरना मत। मैंने जो सहा वह शायद मेरे भाग्य में था, पर बच्चों को झूठ के नीचे मत जीने देना। उस समय सावित्री रोने में इतनी डूबी थी कि वाक्य का अर्थ खो गया था। मेहता हाउस पहुंचते ही उसे लगा कि घर की हवा पहले से अधिक भारी है। नौकरों की आंखों में जिज्ञासा और सावधानी एक साथ थी। कोई उससे सीधे बात नहीं कर रहा था, पर हर चेहरा कुछ जानने को बेचैन था। बड़े घरों में अफवाहें नौकरों की रोटियों के साथ पकती हैं और मालिकों की मेज पर परोसे जाने से पहले ही पूरे घर में फैल जाती हैं। सावित्री ने सिर झुकाकर काम शुरू किया। वह बर्तनों की चमक में अपना चेहरा नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसमें अब भोलेपन की जगह बेचैन सत्य दिखाई देगा। गोविंद काका बगीचे में तुलसी के पास झुके थे। सावित्री ने मौका देखकर उनसे फिर बात करने की कोशिश की, पर वे आंखें चुराते रहे। अंततः जब माली के लड़के पानी की पाइप लेने बाहर गए, बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, मेरा पीछा मत कर। मैंने जितना कहा उससे अधिक कहूंगा तो यह घर मुझे निगल जाएगा। सावित्री ने विनती की, काका,
मेरे पति की आत्मा का सवाल है, गोविंद ने कांपते होंठों से कहा। उस रात रोहन छोटा था, कविता मेम साहब जवान थी और नंदिनी मेम साहब गर्भवती थी। बस इतना समझ ले कि गाड़ी केवल सड़क पर नहीं फिसली थी, घर भीतर से पहले ही फिसल चुका था। सावित्री यह सुनकर स्तब्ध रह गई। नंदिनी गर्भवती थी, यह बात अरविंद ने नहीं कही थी। उसे अचानक तस्वीर में नंदिनी की मुस्कान याद आई, जिसमें शायद किसी आने वाले जीवन की आभा थी। यदि उस दुर्घटना में बच्चा खो गया था, तो मोहन पर लगा दोष केवल नौकरी का दाग नहीं था, किसी मां के टूटे गर्भ का अपराध भी उसके सिर रखा गया था। सावित्री की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वह दीवार से टिक गई। दुख का आकार तब बढ़ जाता है जब पता चलता है कि वह केवल अपना नहीं, कई जीवनों का बोझ था। दोपहर में कविता मेहता ने उसे पूजा कक्ष की सफाई के लिए बुलाया। चांदी के दीप, पीतल की घंटियां, केसर की डिबिया और देवी की लाल चुनरी बड़े ध्यान से सजाए गए थे। कविता ने आरती की थाली उठाते हुए कहा, सावित्री, सुना है तुम बहुत धार्मिक हो। धर्म सिखाता है कि अपनी औकात में रहना चाहिए। नहीं, सावित्री ने झाड़न रोक दी। उसने शांत स्वर में कहा, धर्म यह भी सिखाता है कि झूठ से कमाया सम्मान राख हो जाता है। कविता का चेहरा तन गया। कमरे में धूप की सुगंध थी, पर वाक्य में जलते हुए कपूर की तीखी आंच थी। कविता ने थाली जोर से रख दी। तुम जैसी औरतों को 2 दिन काम मिल जाए तो जुबान खुल जाती है, उसने कहा। सावित्री ने सिर झुका लिया, मगर इस बार झुकना पराजय नहीं था। उसने उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि गरीब की ऊंची आवाज तुरंत अपराध बन जाती है, जबकि अमीर का अपमान भी संस्कार कहलाता है। पर कविता की आंखों में जो घबराहट थी, उसने सावित्री को बहुत कुछ बता दिया। सच छिपाने वाला व्यक्ति क्रोध को ढाल बनाता है। कविता की ढाल चमकदार थी, पर भीतर कहीं दरार पड़ चुकी थी। उसी शाम अरविंद ने अपने पुराने वकील श्रीधर राव को बुलाया। सावित्री उस समय चाय लेकर अध्ययन कक्ष के बाहर पहुंची थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। उसने जानबूझकर सुनना नहीं चाहा, पर भीतर से उठते शब्द उसके कानों तक आ गए। वकील कह रहा था, उस केस की फाइल अब कानूनी रूप से दबी हुई है। अरविंद जी, ड्राइवर ने लिखित बयान दिया था। मुआवजे के कागज भी तैयार हुए थे। भले परिवार ने लिया न हो। अरविंद की आवाज टूटी हुई थी। उसने बयान स्वेच्छा से नहीं दिया था। श्रीधर, हम सब जानते थे। सावित्री का हाथ कांप गया। चाय की प्याली तश्तरी से टकराई और हल्की आवाज हुई। भीतर मौन छा गया। दरवाजा खुला तो अरविंद सामने था। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, भय था। सावित्री ने आंखें झुका ली और बोली, चाय रख दूं? साहब, अरविंद ने तश्तरी ले ली, पर उसके हाथ भी स्थिर नहीं थे। वकील ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई दस्तावेज नहीं। खतरा हो। सावित्री मुड़ गई, पर उसके कानों में एक ही वाक्य हथौड़े की तरह बज रहा था। हम सब जानते थे। यह स्वीकारोक्ति नहीं थी, पर दरवाजे के पीछे से झांकती हुई सच्चाई थी। झुग्गी लौटते समय उसने बस नहीं ली। वह पैदल चलती रही, जबकि दूरी लंबी थी। मुंबई की सड़कें रात में भी थमती नहीं। हॉर्न, ठेले, भीगी मिट्टी, भुट्टे की महक और फुटपाथ पर सोते हुए लोग। उसे लगा शहर में हर चेहरा कोई ना कोई बोझ उठाए है। बस कुछ बोझ सोने की तिजोरी में छिपे हैं और कुछ फटी थैली में। रास्ते में उसने एक मां को बच्चे को भीख मांगना सिखाते देखा, तो उसका दिल कांप गया। क्या गरीबी इंसान को अपराध सिखाती है, या समाज पहले उसे अपराधी मान लेता है? घर पहुंचकर उसने मीरा को सब नहीं बताया, पर इतना कहा कि बाबूजी पर जो दाग था वह शायद झूठा था। मीरा की आंखें चमक उठीं। तो हम सबको बताएंगे ना? मां सावित्री ने गहरी सांस ली। सत्य बताना आसान नहीं बेटी। जिसके पास कागज, वकील और पैसा है, वह झूठ को भी मुहर लगा देता है। हमारे पास सिर्फ विश्वास है, मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा। पर भगवान के पास क्या है? सावित्री ने बेटी को देखा।
उस मासूम प्रश्न में उसे वर्षों बाद आशा की छोटी लौ दिखी। भगवान के पास समय है तो हमारे भारत, उसने धीरे से कहा। अगले दिन सावित्री ने मोहन के पुराने बक्से को फिर खंगाला। कपड़े के टुकड़े, टिकट और लाइसेंस के नीचे एक बहुत पुरानी दवाई की पर्ची मिली, जिस पर मुंबई के एक निजी अस्पताल का नाम था। तारीख दुर्घटना के 2 दिन बाद की थी। मरीज का नाम मोहनलाल नहीं, नंदिनी मेहता था, पर नीचे आपातकालीन संपर्क के स्थान पर मोहन की लिखावट जैसी एक लाइन थी, ड्राइवर उपस्थित। सावित्री को समझ नहीं आया कि यह पर्ची मोहन के पास कैसे आई। शायद उसने अस्पताल में मेम साहब को पहुंचाया था। शायद वह दोषी नहीं, बचाने वाला था। उसने पर्ची कपड़े में बांधकर अपने ब्लाउज के भीतर रख ली। वह जानती थी कि यह प्रमाण नहीं, सिर्फ संकेत है, पर संकेत भी अंधेरे में दिया बन सकते हैं। मेहता हाउस पहुंचकर उसने देखा कि रोहन बरामदे में किसी से फोन पर झगड़ रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, पर शब्द तीखे थे। मैंने कहा ना, 2 दिन दे, पापा से पैसे निकाल लूंगा। नहीं, कविता बुआ को मत घसीट। सावित्री उसे अनदेखा कर आगे बढ़ी, पर रोहन ने उसे रोक लिया। बाय, तुम बहुत चुप रहती हो। चुप लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वह मुस्कुराया, पर माथे पर पसीना था। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, चुप लोग खतरनाक नहीं होते बाबूजी, वे बस बोलने से पहले भगवान को याद करते हैं। रोहन की मुस्कान